हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मैं हूँ कीरत चौहान। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम लोग कर रहे हैं भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, जिसका कुछ पार्ट हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम कर चुके हैं, और आज हम करेंगे पार्ट 2। और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो आज इस पार्ट में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे ये वाला चैप्टर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, ये तब हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा हो चुका था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था फ्रेंड्स। अब हमारा जो नोट्स का एक लास्ट चैप्टर बचा था, जो कि है मतलब लास्ट पेज बचा है, जो कि है ये वाला। चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें लिखा है जो सैंधव सभ्यता है, तो सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, ठीक है, क्या लिखा है, मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने का क्या है, प्रमाण मिलता है। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, आपका उत्कीर्ण कला है, मृदभांड है। मृदभांड गाइस जो होते हैं ना, बर्तन होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के बर्तन होते हैं। उसमें लाल कलर होता है, लाल कलर के होते हैं, मतलब उस पर हम क्या करते हैं, लाल या पिंक कलर करते हैं, उसके ऊपर चित्रकारी करते हैं। ये सारी चीज़ ये जो है मृदभांड है। फिर लिखा है हड़प्पा से 2 जो है पाषाण मूर्तियाँ, पाषाण मतलब हो गया पत्थर, 2 पाषाण और मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं। यानी हड़प्पा से 2 और मोहनजोदड़ो से कम 12, यानी कि 1 दर्जन। फिर लिखा है मोहनजोदड़ो से एक क्या है, संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें जो है शरीर जो है वो आपका किसका है, भेड़ का है, और जो मस्तक है यानी ऊपर वाला जो गर्दन के ऊपर वाला है वो आपका है सूरदार हाथी का। ठीक है, हड़प्पा की जो पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव है, यानी एक मानव है जिसके 2 सर हैं। कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है धातु मूर्ति जो है लुप्त मोम या फिर आपका क्या बोलते हैं हम, लॉस्ट वैक्स से बनाई गई है। फिर लिखे मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की कांसे की मूर्ति, किसकी, एक कांसे की मूर्ति मिली है, नर्तकी की, एक नारी मूर्ति है जो नृत्य कर रही है, वो क्या है, अत्यंत प्रसिद्ध है। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर लिखा है लोथल से आपको कुत्ते के क्या कंकाल मिले एक्चुअली। फिर लिखा है कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। चन्हूदड़ो से क्या है, इक्का गाड़ी है, बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। ये कुछ ऐसे हैं, ये स्थल हैं जहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसा मिला है। फिर लिखा है मृत मूर्तियाँ जो है पुरुष स्त्री पशु पक्षी की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियाँ जो है अधिकतर स्त्रियों की मिली हैं। मतलब आपको पशु पक्षी स्त्री पुरुष सबकी मिली है, लेकिन अधिकतर जो मानव मूर्तियाँ हैं वो आपको स्त्री की मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सर्वाधिक जो है मृण मूर्तियाँ जो है पशु पक्षी की क्या है, प्राप्त हुई हैं। गाइस एक मिनट। तो दोस्तों अब लिखा है सैंधव काल में जो सर्वाधिक जो मोहरें मिली है ना, वो किसकी मिली है, सेलखड़ी की मिली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसकी है, कांचुली मिट्टी की है, चर्ट की है, गोमेद की है, मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें मिली हैं। कैसे ये 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक बार में तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिसने पहले पढ़ रखा है उसका तो अलग बात है। जो अभी नया नया पढ़ रहा है तो प्लीज़ उसको जो है वीडियो को 1-2-3 बार देखिए, एक बार में कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, आगे लिखा है कि जो अधिकांश जो मोहरे हैं वर्गाकार हैं, चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरे जो हैं आपकी घनाकार भी हैं, गोलाकार भी हैं और बेलनाकार भी हैं। फिर लिखा है सिंधु सभ्यता की जो मोहरों पर क्या है, सर्वाधिक अंकन, यानी कि किसके चित्र बने हैं, एक श्रृंगी बैल के चित्र बने हैं। किसके, एक श्रृंगी बैल के चित्र बने हैं और कुबड़ वाले बैल के बने। पशुपति शिव का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में है। क्या, किसका, पशुपति शिव का। कहाँ से मिला है, किस मोहर, एक मोहर पे मिला है, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, जिस पर क्या है, योगी की आकृति बनी हुई है। फिर उस योगी के जो दाईं तरफ 2 जानवर हैं, बाईं तरफ 2 जानवर हैं। तो जो दाईं तरफ 2 जानवर है वो है चीता और हाथी, जो बाईं तरफ है वो है आपका गेंडा और भैंसा, और ऊपर की तरफ क्या है, सिर पर क्या है, एक त्रिशूल जैसा क्या है, आभूषण है। ठीक है, अब क्या है, इसके 3 मुख है। अब इसमें लिखा है कि मार्शल महोदय ने इसे क्या कहा, रुद्र शिव कहा है। किससे संबंधित बताया है, रुद्र शिव से संबंधित बताया है। फिर लिखा है कि सैंधव मृदभांड जो है मुख्यतः जो है लाल और गुलाबी रंग के होते थे। मतलब जो मृदभांड होते थे ना, उस पर जो कलर होता था वो रेड कलर का होता था या फिर पिंक कलर का होता था, और कुछ मृदभांड पर जो है लाल रंग से रंग कर काले रंग मतलब काली रेखाओं से जो है चित्र बनाए गए। मतलब रेड कलर का मृदभांड है, उस पर ब्लैक कलर से आपके चित्र बनाए गए। कुछ बर्तनों पर क्या है, मोर है, हिरण है, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला,
आदि का अंकन है, मतलब इन सब के आपको चित्र मिलेंगे। सैंधव मृदभांड में मर्तबान, कटोरे, तस्तरी और थालियाँ मिली है। मतलब ये मृदभांड जो होते हैं ना, वो एक तरीके से बर्तन हुए। तो क्या है, मर्तबान है, कटोरा है, तस्तरी है, थाली, ये सारी चीज़ें। अब इसने लिखा है कि स्त्री पुरुष, अब इसने कहा जो आभूषण है कौन पहनते थे, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। और ये जो आभूषण होते थे किसके होते थे, सोना चांदी और हाथीदांत, शंख आदि के होते थे ये आभूषण। सैंधव सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा जो है प्रमुख थी। आपको मूर्तियाँ भी सबसे ज़्यादा मातृ देवी की ही मिलेगी। तो ये हम कह सकते हैं ये सभ्यता जो थी ना मातृ सत्तात्मक थी। फिर लिखा है हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। मतलब एक स्त्री है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। उसको हमने बोला देवी धरती की मूर्ति, देवी धरती की मूर्ति थी, ठीक है, जिसे लोग क्या बोलते थे, उर्वरा की देवी कहते थे, ठीक है। इसकी पूजा उसी तरह की जाती थी जिस तरह जो है मिस्र के लोग नील नदी की देवी यानी कि आइसिस की करते हैं। तो नील नदी की जो देवी होती है ना, वो उनका नाम है आइसिस, और इधर हम बात कर रहे हैं उर्वरा की देवी। तो दोनों एक बराबर, जैसे उनकी पूजा होती थी वैसे इनकी पूजा होती थी, ठीक है। अब नील नदी बहुत इंपॉर्टेंट थी गाइस मिस्र में, बिकॉज अगर नील नदी नहीं होती तो वो क्षेत्र कैसा होता, रेगिस्तान होता। फिर लिखा है मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी जो है मातृ देवी की करते थे, शिव की करते थे। इसके अलावा किसकी करते थे, पशुओं की करते थे, पक्षी, वृक्षों आदि की उपासना करते थे, ठीक है। अब लिखा है लोथल और कालीबंगा। गाइस लोथल है आपका गुजरात में और कालीबंगा है आपका राजस्थान में। तो यहाँ से पुरा स्थलों से अग्निकुंड और यज्ञ जो वेदियाँ हैं ना उसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं और क्या है, यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। अब गाइस कुछ ऐसा लिखा है कि जो शवाधान होते थे ना, मतलब जो नहीं, जैसे शरीर को जब गाड़ा जाता था तो वो किस दिशा में, तो जैसे उत्तर दक्षिण दिशा में जो है शव लिखा है, उत्तर दक्षिण दिशा में शव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कालीबंगा में जो है आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ है, रोपड़ में आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और लोथल में आपका सॉरी जैसे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, जो लोथल है, लोथल में आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ है, आपका रोपड़ में पश्चिम से उत्तर की तरफ है, और आपका जो कालीबंगा है वहाँ दक्षिण से उत्तर की दिशा में है, ठीक है। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण कहाँ से मिले हैं, बहावलपुर से मिले हैं, ठीक है गाइस। एक होता है आंशिक समाधिकरण, होता है एक पूर्ण समाधिकरण होता है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश का कारण क्या है और किसने कहा है कि यही कारण है। तो देखिए गाइस, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जो हम मानते हैं, मतलब अधिकतर लोग मानते हैं, वो कहते हैं कि बाढ़ इसका एक कारण हो सकता है। और ये किसने कहा है, मार्शल मैके ने कहा है और SR राव ने कहा है। इसके अतिरिक्त भी हम देख लेते हैं कि किसने क्या कहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है बाढ़, ठीक है। तो आगे जो हम बात करेंगे वो है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। फिर ये किसने कहा है, गार्डन चाइल्ड ने कहा है, मार्टिमर ह्यूलर ने कहा है और स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज भी एक कारण माना गया है। तो ये किसने कहा है, ऑरेल स्टाइन ने किया है, और दूसरा अमलानंद घोष ने कहा है। अब एक कहा है भूतात्विक परिवर्तन, यानी कि ये किसने कहा है, MR साहनी ने कहा है, ST लैम्ब्रिक ने कहा है और GF डेल्स ने कहा है। महामारी किसने कहा है, KUR कनेडी ने कहा है। और जो है अदृश्य गाद, ये किसने कहा है, त्रियेव, ठीक है गाइस। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, आपको याद रखना है, बाढ़, ज़्यादा आपका मन करे तो याद रखिएगा आर्यों का आक्रमण, इससे ज़्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। तो गाइस अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहाँ लिखा है कि मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, विलक्षण है, और ये किस पर आश्रित होता है, संस्कृति पर, ठीक है। लिखा है मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण जो विलक्षण होता है, और संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे जो है प्राणी जगत से विशिष्ट बनाती है। मतलब बाकी सबसे जो है विशिष्ट बनाती है मानव की खुद की संस्कृति उसको, ठीक है। लिखा है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो गाइस हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो यह लिखा है हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण आपको कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसी कारण जो है सैंधव सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, हड़प्पा एक स्थान है, वहाँ से मिलता है। और इसमें लिखा है कालानुक्रम की दृष्टि से ये सभ्यता जो है
मिस्र और मेसोपोटामिया गाइस इराक की सभ्यता है, इराक में थी, ठीक है। तो ये उसके समकालीन है। समकालीन का मतलब क्या है, जैसे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही है, उसी वक्त मिस्र में मिस्र की सभ्यता चल रही है और इराक में मेसोपोटामियन सभ्यता चल रही है। तो एक साथ ही चल रही है, एक ही समय काल में चल रही है, इसलिए हम उसको बोलते हैं समकालीन, ठीक है। फिर लिखा है सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे। देखिए गाइस 3 हमें पता है, एक होता है प्रागैतिहासिक युग, वो युग होता है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं होते। फिर होता है आद्य प्रागैतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक युग होता है जिसमें आपके पास लिखित साक्ष्य तो होते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। और फिर आता है आपका ऐतिहासिक युग में जो लिखित साक्ष्य होते हैं और उनको पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा वाला था ना, आद्य ऐतिहासिक युग, ये आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। मतलब इसमें आपके पास लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है वो आपका आता है आद्य ऐतिहासिक कालखंड है। और भारतीय इतिहास में जो है ठीक है, तो इसमें लिखा है भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड किसका है, आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। और सैंध्य सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, बिकॉज हम इसे अभी भी पढ़ नहीं पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी, क्योंकि देखिए आर्य जो आते हैं ना, आपकी वैदिक सभ्यता आएगी ना, इसके आगे तब आते हैं आर्य, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक नहीं, गैर आर्य थी। यहाँ पे क्या था, देखिए आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी है नगरीय सभ्यता, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य प्रमुख रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता आपकी ग्रामीण थी। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारण क्या है, गाइस है मृदभांड। एक्चुअली क्या होता है, हम मृदभांड से डिवाइड कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, अलग करें, मतलब क्या है अलग करें, सेपरेट करें सिंधु घाटी सभ्यता को और आर्य सभ्यता को। कैसे, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड हुआ करते थे, चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में क्या है, प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सिद्ध करती है, ठीक है, मृदभांड बताएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो काले रंग की आकृति के चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है आपकी आर्यों से संबंधित है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हो गए, धूसर चित्रित धूसर मृदभांड आपका आर्यों से संबंधित है और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आगे बढ़ते, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसमें लिखा है डी में लिखा है इसके पास क्या है, विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि वैदिक जो है आपका ग्रामीण है। उसके बाद लिखा है कि इसके पास जो है चित्रलेखन लिपि थी, बिल्कुल सही है, और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय थी, लेकिन अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो ग्रामीण थी। फिर सिंधु सभ्यता की लिपि क्या भाव चित्रात्मक थी और वैदिक सभ्यता के लोग जो है लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, लेकिन सिंधु घाटी के नहीं थे। सिंधु घाटी के लोहे के ज्ञान से जो है लोहे का ज्ञान का अभाव था सिंधु घाटी में। फिर हमारे पास लिखा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए गाइस, हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं थे या थे जो पढ़े नहीं गए थे। इसके अलावा हम ज्ञान की अगर बात करें तो हमने वहाँ पे क्या करी थी, खुदाई, पुरातात्विक खुदाई। तो इसका आंसर है सी, यानी कि पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाजन अभी भी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के संबंध में अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त जो परा अवशेष जो है हम खुदाई करते हैं, उससे जो भी अवशेष मिलते हैं वही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। फिर ये क्वेश्चन गाइस रिपीट हो रहा है और इसमें लिखा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। तो देखिए, जो मूल स्रोत है, अगर आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के बारे में जानना है तो आप वहाँ के बर्तन, वहाँ के जेवर, हथियार, औजार, इन सबसे जान सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है सैंधव सभ्यता से संबंध
विभिन्न पुरा स्थलों में खुदाई के फलस्वरूप वहाँ जो प्राप्त पुरा अवशेष हैं, क्या क्या मिले हैं? बर्तन, जेवर, हथियार, औजार आदि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो पाया, मतलब नहीं पढ़ पाए हैं। फिर यहाँ लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, लिखा है रफीक मुल्क, एम रफीक मुल्क क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। गाइस बिल्कुल गलत है, हड़प्पा ने मेसोपोटामिया से जो है प्रेरणा नहीं ली है। ठीक है, फिर लिखा है JH मैके, इन्होंने कहा सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है। बिल्कुल ठीक है। फिर मार्टिमन व्हीलर क्या कहते हैं? पश्चिम एशिया में सभ्यता के विचार का प्रवसन, पश्चिम एशिया में सभ्यता के विचार जो है उसका प्रवसन हुआ है। ठीक है। अमलानंद घोष कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है गाइस, जो पहला वाला था वो गलत था बस। देखा है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी कि दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुई है। ओके, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो फिर इसने लिखा है इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद कौन है? गार्डन मार्टिमन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इन्होंने कहा कि इसका जो उत्पत्ति कैसे हुई है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, इसी संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। जबकि जो एम रफीक मुगल है उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विचार रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। ठीक है, तो उनका मानना क्या था कि रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। ठीक है, ये उनका मानना था। लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा है कि उसमें क्या लिखा है, तो इन्होंने क्या है इस पुरानी जो मान्यता है उसका खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने जो है पश्चिमी मेसोपोटामियन सभ्यता से प्रेरणा ली। ये क्वेश्चन में लिखा था, लेकिन इसका उन्होंने क्या है खंडन किया है। इन्होंने कहा कि इसका जो विकास है रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। ठीक है, अब लिखा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ओके, तो हड़प्पा देखिए चांदी की जो उपलब्धता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिले हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, इसका आंसर है ए। तो और वो भी कहाँ पे मिले हैं गाइस, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें है राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही और आज भी हम पढ़ते हैं राजस्थान के लिए, चांदी के लिए राजस्थान पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लिखा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो गाइस हमने पढ़ा था कि जो मृदभांड थे उस पर रेड या फिर पिंक कलर यूज किया गया है। तो इसका आंसर है ए। लिखा है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। जो स्टार्टिंग थी ना हड़प्पा की, तो जो हम चाक यूज करते थे ना, ऐसा गोल सा होता था, उसको घुमाते थे, तो वो किससे? पैर से चालित चाक थे। लेकिन जब हम हड़प्पा में आते हैं, परिपक्व हड़प्पा में आते हैं, तो हाथ से चालित चाक का प्रयोग करने लगे। फिर डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक तो जिसपे कोई डिजाइन नहीं होता था वैसे बर्तन, एक दूसरे जो चित्रित मृदभांड थे जिसपे आप डिजाइन भी बनाते थे। तो मृदभांड को बनाने वाली जो मिट्टी है उसमें क्या होता है? रेत का मिश्रण होता था, और जब हम उसे पकाते थे तो उसका जो रंग है ना वो हल्का भूरा लाल हो जाता था। कैसा हो जाता था? हल्का भूरा लाल रंग का हो जाता था। और इन मृदभांड के ऊपर क्या है, ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में क्या करते थे? काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। यानी मृदभांड का कलर कैसा होता था? रेड, और फिर कहीं कहीं है पिंक। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? इस मूर्ति पूजा का आरंभ जो है हम हड़प्पा से मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता से मानते हैं। लिखा है मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है पूर्व आर्य काल में। देखिए पूर्व आर्य है, हड़प्पा जो है आपका पूर्व आर्य है। ठीक है, तो पूर्व आर्य काल में से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त जो है मातृ देवी की मृण मूर्तियों से होता है। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे या फिर जो टेराकोटा होता है उसमें नहीं है? कौन सा ऐसा पशु है जो नहीं है? तो गाइस इसका आंसर है गाय। गाय आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ए है इसका आंसर। ठीक है, और क्या क्या है देखिए, हाथी है, गेंडा है, बाघ है, हिरण, भेड़, ये सारे हैं। लेकिन गाय जो आपको है वैदिक काल में मिलेगी, हड़प्पा में नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या कहाँ से मिला है। जैसे लोथल में आपको मिला है गोदीबड़ा। गाइस लोथल जो है आपका गुजरात में है, और गुजरात में क्या है? बंदरगाह है, यानी समुद्र से के पास है।
है तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गोदीवाड़ा। और जो कालीबंगा है वहाँ पे आपको मिले हैं जुते हुए खेत। और धोलावीरा भी आपका गुजरात में, यहाँ पे आपको एक ना बड़ा सा एक बोर्ड मिला है, यानी कि लिपि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला क्या एक शिलालेख मिला है, ठीक है। और बनावली गाइस कहाँ है, हरियाणा में। यहाँ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। इसमें यही चीज़ें लिखी हैं, कुछ नया नहीं लिखा है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। एक जुते हुए खेत की खोज, फिर वही क्वेश्चन आया कालीबंगा, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा। फिर देखिएगा इस यहाँ पे क्या लिखा है, जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे है, तो हमने पढ़ा था रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के किनारे है, और नागार्जुन कोंडा आपका कृष्णा नदी के, और पैठन जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये गाइस देखिए क्या होता है कि हम एक बार में तो याद नहीं कर पाते, लेकिन आप बार बार जब वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। जब आप 3-4 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ना याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप ही ये जो है याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप देखेंगे तो आ जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पे भी क्या लिखा है, स्थल लिखा है और कौन सी नदी के किनारे है, तो हम इसकी व्याख्या सीधे देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पा है आपका रावी नदी के लेफ्ट साइड पे है, कालीबंगा घग्गर, और जो लोथल है आपकी भोगवा नदी पे है, और रोपड़ जो है आपका सतलज नदी पे। रोपड़ कहाँ है गाइस, पंजाब में है, आपका लोथल जो है गुजरात में है, और कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और हड़प्पा आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, पंजाब में है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से मिला है गाइस, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसमें कुछ याद करने, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, कितना लंबा कितना चौड़ा, ये सब नहीं, बस कहाँ से मिला है आपका, मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। फिर आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें लिखा है, नगर में नालियों की जो सुदृढ़ व्यवस्था थी बिल्कुल सही है, नालियाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाई गई थी, और जो व्यापार वाणिज्य बिल्कुल उन्नत अवस्था में था हड़प्पा में। इनफैक्ट आगे के काल में क्या होता है, बेकार हो जाता है, फिर भी मतलब बेकार नहीं होता, लेकिन जितना हड़प्पा में था उतना आगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि बी भी सही है आपका। फिर इसमें लिखा है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम कहते हैं मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं तो की जाती थी। और लोहे जो है लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल गलत है। ये आप वैदिक काल में देखेंगे, 1000 BC के बाद से देखेंगे कि लोगों को लोहे का ज्ञान होता है। फिलहाल हड़प्पा में लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था गाइस। इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी बोल दी है, उसमें कुछ नया नहीं लिखा है गाइस, आप पढ़िएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, यानी कि जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही लिखा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर थे हड़प्पा सभ्यता के। अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अभी हमने पढ़ा था कालीबंगा में आपको जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और अपने उद्योगों के लिए बिल्कुल सही है, आपको लोथल, धोलावीरा और मतलब 2-3 जगह पे क्या मिलेंगे, उद्योगों का भी विकास हुआ है। चलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजित को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, मतलब सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोल दिया। कालीबंगा से कृषि संबंधी जो है साक्ष्य तथा लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो चारों सही है। लिखा है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही। लोथल आपका गुजरात में, बिल्कुल सही। कालीबंगा हरियाणा में है, बिल्कुल सही। रोपड़ आपका कालीबंगा आपका हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है, और रोपड़ आपका पंजाब में है। तो गाइस ये मैंने कोई रटे नहीं है, हाँ ये है कि आप इसे पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लिखा है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो है एवं उसकी, ये वही है कि कौन कहाँ पे, आलमगीरपुर क्या उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में सही है। राखी गढ़ी जो है राजस्थान में नहीं है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है, इस कहाँ पे, हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये वही लिखा है यहाँ पे, राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है, और इस स्थल की खोज 1969 में किसने करी थी, सूरज भान ने करी थी। बाकी सारे सही है। लिखा है, मांडा आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आपका दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। गाइस आप इसे पढ़ते रहिए, इतना ईजिली याद होगा ना, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, ठीक है। तो सिंध कहाँ है आपका गाइस, पाकिस्तान में है, और वहाँ पे क्या है, सिंध में एक आपका मोहनजोदड़ो है और चन्हूदड़ो। हड़प्पा आपका गाइस पंजाब में है, और सुरकोटा आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा, चन्हूदड़ो के उत्खनन के निर्देशन मतलब किसने किया था, उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो इसका आंसर है मैके, JH मैके ने किया था।
मोहनजोदड़ो की लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चनहुदड़ो है, और इसकी जो खोज है वो 1931 में की थी। किसने करी थी? मजूमदार, NG मजूमदार ने करी थी, और 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। 1931 एंड 1935, ठीक है। फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो गाइस पाकिस्तान में तो 3-4 तो हम जानते ही हैं, जैसे कि देखिए लोथल आपका गुजरात में है, तो बाकी जो बचा हुआ लोथल आपका गुजरात में है, हड़प्पा आपका पंजाब पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर आपका यूपी मेरठ में है, और जो कालीबंगा है वो आपका राजस्थान में। तो इसका आंसर हो गया हड़प्पा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर कहाँ है? ये बोला है रंगपुर कहाँ है। ओके, रंगपुर है हमारा गुजरात में, यानी कि सौराष्ट्र में। गुजरात सौराष्ट्र में आपको रंगपुर मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो है प्राक हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा, हड़प्पा यानी कि परिपक्व हड़प्पा, और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। फिर लिखा है दधेरी कहाँ पे? दधेरी आपका है, दधेरी है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। लिखा है दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में कहाँ है? गोविंदगढ़ के पास स्थित है, और दधेरी स्थल जो है चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? मतलब भारत में क्या है? हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, पंजाब में। मोहनजोदड़ो आपका सिंध में है, सिंध कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। लोथल आपका गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं लिखा है, वही सेम चीज़ें लिखी हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे? यानी इसने कहा कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो वो है भोगवा नदी के किनारे। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, वही चीज़ लिखी है। हाँ चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है हड़प्पीय नगर जो लोथल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में कहाँ? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन क्या है? बंदरगाह। लोथल में क्या इंपॉर्टेंट है? बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम पढ़ते रहेंगे, बार बार ये क्वेश्चन आ रहेगा। जिसकी व्याख्या मैं नहीं कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ भी छूट रहा है, या तो हमने उसको नोट्स में पढ़ लिया या ये क्वेश्चन बार बार आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि व्याख्या मैं नहीं पढ़ी हूँ। लिखा है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थल है कहाँ है? गुजरात में, अभी हमने पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पत्तन नगर का है, पत्तन यानी कि बंदरगाह नगर कौन सा है? वही है गुजरात है, सॉरी गुजरात में लोथल है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा का बंदरगाह है? फिर वही क्वेश्चन है, लोथल इसका आंसर है, ठीक है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो देखिए हल का बनावली से हुआ है। चलिए इसमें हरियाणा लिखा है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है गाइस पटियाला। पटियाला आप अभी नहीं पढ़ेंगे, पटियाला आप आगे पढ़ेंगे। जैसे आप कहाँ पढ़ेंगे? जैसे आप पढ़ेंगे जब महाजनपद पढ़ेंगे, 16 महाजनपद, जब राजाओं की बात करेंगे ना तब पटियाला आएगा। फिलहाल ये सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। कालीबंगा हमने पढ़ा है, रोपड़ पंजाब में है, और आपका ये रोपड़ सतलज नदी पर है, पंजाब में है, और लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? मतलब हड़प्पा में जितने भी स्थल है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है आपका राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? स्थल है। और बाकी भी हैं बड़े, जैसे मोहनजोदड़ो भी बड़ा है, हड़प्पा भी है, और आपका गगनेरी वाला भी है जो कि पाकिस्तान में है, तीनों पाकिस्तान में, ठीक है। फिर हम राखीगढ़ी और धोलावीरा भी है जो कि है भारत में। तो ये सब वृहद स्थल है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो राखीगढ़ी ही है, ठीक है। अब लिखा है भारत का सबसे बड़ा, वही सेम क्वेश्चन हो गया गाइस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसने लिखा है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी के तट पर बसी थी वे थी। अच्छा, तो देखिए हमें बस एक पता है, देखिए हम जानते हैं कि गंगा के तट पर नहीं थी, क्योंकि जो इसका जो पूर्वी भाग था ना वो गंगा का पश्चिमी किनारा था, ठीक है। तो गंगा नहीं है, बाकी आपका सिंधु, झेलम, चेनाब ये सारे हैं। इसका आंसर है बी, 1 2 3 सारी है। तो इसमें लिखा है स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी है हिंडा नदी तक माना जाता है, और इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदी तो शामिल है लेकिन गंगा इसमें शामिल नहीं है। फिर लिखा है सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे, किसमें करते थे विश्वास? हाँ, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। मातृ मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में।
हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहाँ जो है व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृत मूर्तियाँ, ठीक है, क्या क्या मिला है हमें, मृत मूर्तियाँ मिली हैं, मुद्राएं आदि पर जो है अंकित आकृतियाँ आदि जो चित्र उभरता है उसमें नारी शक्ति उपासना के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। क्या, नारी शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे गाइस, देखिए पशुपति की तो करते थे, हैं मातृ देवी की भी करते थे और पशुपति की भी करते थे। तो आंसर है ए। और ये जो पशुपति एक मोहर, जैसे मोहर पे पशुपति की जो चित्र मिला है वो आपको कहाँ से मिला है, वो आपको मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब कौन थे प्रभारी, तो इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। और ये सर जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। उनके निर्देशन में क्या होता है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में जो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। अभी हम पढ़ चुके हैं राखलदास बनर्जी जो कि है मोहनजोदड़ो की खोज करी है जिन्होंने, और दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज करी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि जो हड़प्पा है वो दयाराम साहनी ने करी है, बिल्कुल सही है। जो लोथल है वो SR राव ने करी है, बिल्कुल सही है। सुरकोटा जो कि गुजरात में है, JP जोशी ने करी है। और जो धोलावीरा है वो VK थापड़ ने करी। गाइस ये गलत है, VK थापड़ ने नहीं करी है, बल्कि ये करी है RS लोथल, लोथल नहीं, धोलावीरा की जो मतलब उत्खनन है वो किसने किया है, RS बिष्ट ने किया है, ना कि VK थापड़ ने नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है हड़प्पा के उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ तक। देखिए जो जॉन मार्शल थे ना, नहीं सॉरी, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका आंसर है। ठीक है, ए आंसर है इसका अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन थे, जो पुरातात्विक सर्वेक्षक थे भारत के, सबसे पहले पुरातात्विक सर्वेक्षक थे। ठीक है, लेकिन वो हड़प्पा का जो महत्व था ना उसको समझ नहीं पाए, जबकि उन्होंने क्या किया था, भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की तो खोज की है, लेकिन हड़प्पा के टीले के महत्व को नहीं समझ पाए। मतलब बहुत सारी खोज करी है, बहुत सारे टीलों की करी है, ठीक है, ऐतिहासिक महत्व के हैं, ठीक है, लेकिन जब हड़प्पा की बात आई तो वो उसके महत्व को ही नहीं समझ पाए। कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, ए कनिंघम इसका आंसर है। ठीक है, और सॉरी गाइस इसमें एक क्वेश्चन पीछे रह गया। लिखा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो, चलिए व्याख्या देख लेते हैं सीधा। इसमें लिखा है 1921 1922 ये सब। 1921 में हड़प्पा की दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया है, और 1926 में माधव स्वरूप बस हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। फिर मोहनजोदड़ो की खोज जो है सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की और इसकी पुरातात्विक महत्व की और ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान थे, जैसे दीक्षित हो गए, आपका अर्नेस्ट मैके हो गए, ओरल स्टीन हो गए, ए घोष हो गए, और मतलब अमलानंद घोष हो गए, और JP जोशी हो गए आदि, जो है खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें लिखा है जिसने नहीं दिया, और जो क्वेश्चन में भी लिखा है वो लिखा है VA स्मिथ, इनका योगदान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिंधु सभ्यता की विकास अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घर के अंदर कुएं के अवशेष मिले हैं। मतलब घर के अंदर कुएं कहाँ से मिले हैं, आपको मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, लिखा है मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के, मतलब जो टूटे फूटे जो भी अवशेष मिले हैं वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट यानी कि राइट साइड में मिले हैं, सिंधु के राइट साइड में मिले हैं, दाएं तट पर मिले हैं। और यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे, और पानी निकालने के लिए क्या है, नालियाँ बनी हुई थी। फिर लिखा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। गाइस कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। फिर इसमें लिखा है कि इसका कालानुक्रम बताना है। इसमें कुछ 1 2 3 4 लिखा है, इसका क्या पहले आया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की, तो हड़प्पा में क्या आता है, नगर संस्कृति आती है। फिर आता है वैदिक काल आता है जिसमें हम लोहे की बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, मुद्राएं आने लगती हैं, सिक्के आने लगते हैं। तो आहत सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के आते हैं। उसके बाद जो है कुषाण काल में, वो तो हम बहुत ही आगे पढ़ेंगे, जब आते हैं सोने के सिक्के। ठीक है, यही था इसका कालानुक्रम, मतलब क्रम वाइज हमने देख लिया। और यही चीज़ इसमें लिखी है गाइस, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, कुछ बहुत टफ नहीं है, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिखा है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किसका उपयोग किया, देखिएगा इस उपयोग किया,
तो सबसे पहले तो है तांबे का उपयोग किया, और मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया, यही बोला इसने और कुछ नहीं बोला। तो लिखा लेकिन इसके विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में अंतर है। किसके? तांबी धातु के प्रयोग की तिथि में अंतर है अलग अलग जगहों पे विश्व में, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। कहाँ मिला है हाथी दांत का पैमाना? मिला है आपको लोथल में। आगे बढ़ते हैं, लिखा है जो हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम सभ्यता थी, ठीक है। और लिखा है हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत के पैमाने लोथल से मिले हैं, और ये कहाँ है? लोथल आपका गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है गाइस? हम लोहे के बारे में बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था हड़प्पा में, ठीक है। किसके बारे में? हमें लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था हड़प्पा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिलती हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन जो लोग हैं लोहे से परिचित नहीं थे, और भारत में लौह युग का जो प्रारंभ होता है वो आपका वैदिक काल में होता है। उसमें भी जो होता है, एक होता है ऋग वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो वहाँ आपको मिलेगा उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 10,000 BC के बाद से मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है घग्गर नदी और उसकी सहायक नदी घाटी पे है? तो घग्गर और उसकी सहायक पे है, देखिए आलमगीरपुर, लोथल, और फिर हमारे पास है मोहनजोदाड़ो, और फिर बनावली है। तो इसका आंसर है बनावली। हरियाणा में स्थित जो बनावली है, बनावली नामक जो हड़प्पा स्थल है वो जो है आपका घग्गर और उसकी सहायक नदी पर स्थित है। अब यहाँ लिखा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही है, ये सब अभी हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक है, इसमें लिखा है हड़प्पा के लोगों ने सड़क और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं, मतलब धातु के उपयोग का क्या इनको पता नहीं था? ये गलत है, ठीक है। इनको काफ़ी चीज़ों का पता था, ठीक है। तो इसका आंसर है ए और 1 और 2, यानी कि इसका आंसर है ए, जिसमें 1 और 2 सही है। अब लिखा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड प्रणाली, ठीक है। समकोण पर मतलब कुछ इस तरह से सड़कें बनी होगी, ठीक है। फिर सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनी हुई हैं, जिसे बड़ी ईंट और पत्थर के टुकड़ों से ढका हुआ होता है, और इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसे को भी तैयार किया जाता था, यानी इनको ज्ञान था किसका? धातुओं का। फिर लिखा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। और वे जो है खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। मतलब इसने का कारण भी सही है, सॉरी कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर होगा गाइस बी आंसर है इसका, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो गाइस वो मिला है आपको धोलावीरा से, ठीक है। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। आइए देखें क्या मिला है। तो लिखा है धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली कौन सी हमने अभी पढ़ी थी? ऊपर ही क्वेश्चन था, राखीगढ़ी। तो ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है, और यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप क्या है, हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इन खोजों में 7 मीटर गहरा 79 मीटर लंबा शैलकृत क्या मिला है? जल कुंड मिला है, मतलब ऐसा समझिए तालाब जैसा कुछ मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कहाँ? गुजरात में है। फिर लिखा है कि कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित है? तो गाइस इसका आंसर है धोलावीरा। इसमें 3 भाग कौन कौन से? एक हो गया किला, दूसरा हो गया मध्य नगर, तीसरा हो गया निचला नगर। गाइस क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो आपका सेम है 59 की तरह, यानी कि रिपीट हो रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि धोलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशय में पानी संग्रहित करते थे, और इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब ये क्या करते थे कि जैसे बारिश हुई
या कुछ भी, तो इन्होंने एक बांध बना लिया, जलाशय बना लिया और उसमें पानी इकट्ठा कर लिया, और जब ज़रूरत पड़ी है तो हम उसको यूज़ करें। या नदियों से ही क्या करा, बांध बनाया, या बारिश हुई तब जो है पानी को इकट्ठा कर लिया। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से क्या है द्विशव संस्कार का क्या है प्रमाण मिलता है, यानी कि 2 डबल बरियल। ओके, तो गाइस इसका आंसर क्या है, देखिए इसमें लिखा है यद्यपि लोथल जो है ना, लोथल कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पे क्या है, एक ही जो है समाधि है, मतलब एक ही कब्र है जिसमें तीन युगल समाधि, मतलब 3 कंकाल मिले हैं। ठीक है, अगर हम कालीबंगा की बात करें तो एक समाधि है जिसमें 2 कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 2 एक साथ कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में मिले हैं। सबसे ज़्यादा आपका लोथल में मिले हैं अगर देखा जाए तो एक में 3 मिले हैं। ठीक है, तो ये लिखा है यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो आपका विकल्प है सी, यानी कि लोथल। और अगर इसमें प्रमाण के आधार पर माना जाए तो आपका सी भी होगा और डी भी होगा, कि मतलब एक से ज़्यादा दोनों में ही मिले हैं, सी में भी मिले हैं, डी यानी कि लोथल में भी मिला है और कालीबंगा में भी मिला है। फिर लिखा हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या, मानव शवाधान। ठीक है, हाल ही में अभी हुआ है उत्खनन, वहाँ से क्या मानव शवाधान मिले। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नगर नामक हड़प्पाई पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 यानी कि 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसकी दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण में गाड़ा गया इनको। ठीक है, और इस शवाधान के साथ जो है दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली, मतलब जिन भी लोगों को दफनाया गया है, हो सकता है उनकी वो जो भी बर्तन वस्तुएं यूज़ करते थे वो भी उनके साथ गाड़ दिया गया हो। ठीक है, जिसमें गहने प्रमुख हैं, उनके गहने थे। ठीक है, और इसके साथ क्या है, कुछ जानवर की हड्डियां भी मिली। इसका मतलब कि ये हो सकता है जिन भी लोगों को गाड़ा गया है या दफनाया गया है, उनके जो पालतू पशु होंगे ना, उनको भी उनके साथ क्या है, दफना दिया गया है। फिर लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ से स्टार्ट होता है। गाइस कपास की खेती का आरंभ जो है भारत से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका आंसर है भारत, यानी कि डी। इसमें लिखा है वस्त्र के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया वर्ष 1922 राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। फिर लिखा है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो ये मुख्यतः क्या है, लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। देखिए लौकिक होती है, अलौकिक होती है। अलौकिक में आधी चीज़ें होती हैं अंधविश्वास पर आधारित। लौकिक जो आपको दिख रहा है, जो आप छू सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व भी थे। ठीक है, मानते थे ये हर चीज़, लेकिन ये क्या है, वर्चस्वशाली नहीं थे। ठीक है, फिर लिखा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए गए थे। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, यानी इसका आंसर है सी। ठीक है, इसमें वही चीज़ लिखी है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करते हैं। ठीक है, इसके विशाल महल और मंदिर थे। गाइस जो हड़प्पा सभ्यता से आपको महल और मंदिर दोनों के अवशेष नहीं मिले हैं। वे देवियों और देखिए मातृ देवी थी और देवता यानी कि पशुपति भी थे, दोनों की पूजा करते थे। और ये जो है युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। गाइस गलत। ठीक है, तो पहला गलत है आपका, तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा सही है इसका आंसर। ठीक है, ये व्याख्या देखते हैं। लिखा है आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की जो खुदाई में किसी मंदिर या पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ मोहरें हैं। इनसे क्या है, इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव, उनके लिंग की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ और नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। ठीक है, पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं हमको, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं हमको लोथल से, सुरकोटा से। आपको सुरकोटा कहाँ है, आपका गुजरात में है, लोथल आपका गुजरात में, कालीबंगा यानी कि राजस्थान से मिले हैं। फिर भी घोड़े के उपयोग जो है युद्ध के रथ के खींचने के लिए किया जाता था, ऐसे साक्ष्यों का अभाव है, यानी कि नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है, साक्षी नहीं मिले हैं। काश
ठीक है, लिखा है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कहाँ से मिली है वृषभ मुद्रा? मोहनजोदड़ो से मिली है। एक्चुअली क्या मिला है देखते हैं। इसमें लिखा है मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है जिसमें कुबड़ वाले बैल, इसे बोलते हैं ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मोहरें मिली है। कहाँ से मिली है वृषभ बैल की? मोहनजोदड़ो से मिली। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पाई संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा देखिए किसका नहीं मिला है? घोड़े के साक्ष्य कम से ही कम मिले हैं, नहीं के बराबर मिले, लेकिन फिर भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो बैल, हाथी, भेड़ी, इन सब के कहे तो इनके तो काफ़ी ही मिले हैं। ठीक है, फिर लिखा है किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? चलिए, तो जो बिल्कुल ही नहीं हुए हैं वो है गाइस शेर है। ठीक है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दिए गए विकल्पों में, ठीक है चलिए पढ़ लेते हैं इसे भी। तो लिखा है कि दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने से संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। मतलब पहले तो नहीं थे, लेकिन अब जो उत्खनन हुए उसमें घोड़े के अवशेष भी मिल गए हैं। ठीक है, दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीते के, जो चीता है उसके अवशेषों की प्राप्ति के उल्लेख भी मिलते हैं, किंतु अगर हम बात करें शेर की तो उसके नहीं मिलते हैं। हालांकि मिलते तो गाय के भी नहीं, पता नहीं इस क्वेश्चन में कैसे, अगर शेर नहीं होता तो इसका आंसर गाय ही होना था। इसमें लिखा है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? कालीबंगा से हुई है। क्या सिंह युक्त देवता, सिंह युक्त सॉरी, इसमें लिखा है कालीबंगा से मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। ठीक है, ओके, तो दूसरी और क्या है? बकरी को दिखाया गया है और वो एक पुरुष जो है उस बकरी को ले जा रहा है। क्या करने के लिए ले जा रहा है? ये दिखाता है कि वो उसकी बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो गाइस मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो इसने लिखा है कि मिस्र की सभ्यता एक विशाल नील नदी की द्रोणी में हुई और नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में क्या होता है, ये पूरा जो भूभाग है वो रेगिस्तान होता है और मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसकी समकालीन सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता, जो कि भारत में है, और दूसरा मेसोपोटामिया जो कि आपकी ईरान में है, सॉरी इराक में। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 72 है ना, तो आप इसको अपने आप पढ़ लीजिए। एक्चुअली ये पढ़ भी लेंगे तो आपको, ये आप रट सकते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है लेखन कला की उचित प्रणाली जो है विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन साक्ष्य कौन सा है? वो है आपका सुमेरिया। ठीक है, मतलब जो आपका लिपि के आविष्कर्ता हैं वो सुमेरियन लोग हैं। तो लिखा है सुमेरियन सभ्यता के लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे और इनकी जो है प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरियन की जो क्यूनीफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कौन सी लिपि की बात करी है? क्यूनीफॉर्म लिपि जो है प्राचीनतम लिपि। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो खत्म होते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है वैदिक काल। और दोस्तों ये थोड़ा बड़ा हो गया आपका वीडियो, बट हाँ कंप्लीट करना जरूरी था। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वैदिक काल के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं धीरे धीरे करके पूरी घटना चक्र कंप्लीट करूँ, उसके बाद हम लाएंगे NCERT। अभी मैंने ऐसा सोचा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।